मेरा नाम नीलेश है। मैं अपनी खुद की दुकान चलाता था। मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। घर में मैं और मेरी पत्नी हम दोनों रहते थे। मेरे दोनों लड़के बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। मेरी पत्नी सरिता अक्सर बच्चों के पास जाकर बीच बीच में मिलाया करती थी। वहाँ कभी कभी महीने भर बच्चों के पास रुक जाया करती थी। मैं अपने कारोबार की वजह से बच्चों से नहीं मिल पाता था, इसलिए अपनी पत्नी को ही भेज दिया करता था। मैंने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी लगा रखी थी। उसकी उम्र करीब 48 से 49 साल के आसपास होगी। उसका नाम मालती था। वह शहर के पास एक छोटे से घर में रहती थी। शहर में तो वैसे ही घर में काम करने वाली बाई मुश्किल से मिलती है, ऊपर से मालती जैसी नेक और ईमानदार बाई का मिलना तो किसी चमत्कार जैसा ही था। जब भी सरिता अपने बेटों के पास जाती तो मालती की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती। ऐसे में उसे घर का काम करने के अलावा मेरे लिए खाना भी बनाना पड़ता। पर मालती खुशी खुशी यह जिम्मेदारी संभालती। मैं और सरिता भी इसके बदले उसे छोटे मोटे तोहफे और नगद पैसे देते रहते थे। एक दिन शाम के तकरीबन 6 बजे थे। शहर की बत्तियां जल उठी थी। तभी एक टैक्सी उस गली के मुहाने पर आकर रुकी। टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खुला और उसमें से तकरीबन 23 साल की एक खूबसूरत लड़की उतरी। शर्ट और जीन्स में सजी वह मीडियम हाइट की एक सुगंधित बदन वाली लड़की थी। टैक्सी की दूसरी ओर का दरवाज़ा खोलकर तकरीबन 24 साल एक हैंडसम नौजवान निकला। उस नौजवान ने टैक्सी का किराया चुकाया और जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो वे दोनों गली में दाखिल हो गए। मालती थोड़ी देर पहले अपने काम से लौटी थी और अब कमरे में ही पड़ी चारपाई पर लेटकर अपनी कमर सीधी कर रही थी। बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा देर तक काम करने पर उसकी कमर अकड़ जाती थी और ऐसे में उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था। अचानक किसी ने उसकी खोली का दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो वह चौंकी, फिर उठकर दरवाज़ा खोल दिया, पर दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखों में हैरानी के भाव उतर आए। दरवाजे पर 2 अनजान लोग खड़े थे। मालती ने कहा, किससे मिलना है आपको? क्या आप मालती है? लड़की ने पूछा। हाँ, मालती बोली। फिर तो हमें आपसे ही मिलना है। पर मैंने तो आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? मेरा नाम रिया है और यह दीपक। जहां तक आपका हमें पहचानने का सवाल है, इसके पहले हम मिले ही नहीं। आज क्या हमें सारी बातें दरवाजे पर ही बतानी पड़ेंगी? आइए अंदर आ जाइए, मालती बोली। अंदर मालती ने उन्हें चारपाई पर बिठाया, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर उनके पास कमरे के फर्श पर ही बैठ गई। आप भी चारपाई पर बैठिए, उसे फर्श पर बैठता देख लड़की बोली। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मालती बोली। आप बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? काम तो बहुत ज़रूरी है। पहली बार लड़के ने मुंह खोला, पर इसके पहले हम आपको यह बता दें कि हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप किन किन लोगों के पास काम करती हैं और उनसे आपको क्या पगार मिलती है? यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हम आपके सवाल का जवाब देंगे, पर उसके पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। कौन से सवाल का? मालती, आपका शरीर जब तक ठीक है, आप लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर लेती हैं, पर जिस दिन आप बूढ़ी हो गई उस दिन आप क्या करेंगी? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब यह है, क्या आप अपने काम से इतना पैसा कमा लेती हैं कि अपना बुढ़ापा सही ढंग से बिता सके? मालती के चेहरे पर परेशानी के भाव उतर आए। पिछले कई दिनों से वह भी यही बात सोच रही थी। आप चुप क्यों हैं? मालती को खामोश देखकर लड़का बोला। मालती ने कहा, मुझे अपने काम से जो पैसा मिलता है वह खाने पहनने और खोली का किराया देने में ही खर्च हो जाता है। मैं लाख कोशिश करती हूँ कि हर महीने कुछ पैसे बचा लूँ ताकि बुढ़ापे में काम आए, पर बचा नहीं पाती और कभी बचा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि शहर में हर चीज़ इतनी महंगी है कि मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान कुछ बचा ही नहीं पाता। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, मालती एक ठंडी आह भरकर बोली। पर क्या किया जा सकता है?
हम औरों के लिए तो नहीं पर आपके लिए इतना जरूर कह सकते हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है। कौन करेगा मेरे लिए और क्यों? यहाँ कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। अपना भविष्य संवारने के लिए इंसान को खुद ही कुछ करना पड़ता है। अगर आप अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हैं तो आपको भी इसकी कोशिश करनी होगी। पर पहले आप ये बतलाइए कि क्या आप अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ना चाहती हैं? भला कौन नहीं चाहेगा? मैं आपकी बात कर रहा हूं। हम आपको पूरे 80,000 देंगे। 80,000? मालती हैरान होकर बोली। हाँ, पूरे 8,000। इसके बदले मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, लड़के के बदले लड़की बोली। आपको सिर्फ 1 महीने के लिए मुझे नीलेश के घर में नौकरानी का काम दिलवाना होगा, वह भी तब जब वह घर में अकेला हो। पर क्यों? तुम 80,000 कमाना चाहती हो? हाँ, तो फिर तुम वो करो जो हम कह रहे हैं। लेकिन तुम बताओ, वहां पर नौकरानी बनकर तुम 1 महीने रहकर करना क्या चाहती हो? कुछ ना कुछ तो करूंगी ही, पर यह बात हम तुम्हें नहीं बता सकती। मालती खामोश हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंचाई थी। 80,000 की बात सुनकर उसके मन में लालच की भावना जाग उठी, पर दूसरी ओर वह उन लोगों की तरफ से दुखी भी थी। ना जाने वह नीलेश के साथ क्या करना चाहते थे। अब तुम क्या सोचने लगी? मालती को खामोश देख लड़की बोली। पर तुम कहीं से भी काम वाली बाई नहीं लगती हो। मालती लड़की को सिर से पैर तक देखते हुए बोली। यह हमारी सिरदर्दी है। तुम यह बताओ कि तुम यह काम कर सकती हो या नहीं। तुम्हारा इरादा नीलेश जी को कोई नुकसान पहुंचाना तो नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, मालती बोली। पर पैसे? उस दिन तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जिस दिन तुम मुझे बतौर नौकरानी नीलेश के घर पहुंचा दोगी। मालती ने रिया के साथ जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, मैं बोला। पूरे 3 दिन कहाँ रही? तुम सोच भी नहीं सकती कि इन 3 दिनों में मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी। तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारी मालकिन आजकल बेटों के पास गई हैं। मालूम है मालिक। मालती अपने चेहरे पर दर्द का भाव लाती हुई बोली। पीठ दर्द से मेरा उठना बैठना मुश्किल है। डॉक्टर को दिखाया तो दवाओं के साथ साथ पूरे 1 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। 1 महीने? पर आप फिक्र ना करें, आपको इस दरमियान कोई तकलीफ ना होगी। मालती संजना को आगे करते हुए बोली। यह मेरी भतीजी संजना है। जब तक मैं नहीं आती यही आपके घर का सारा काम करेगी। मैंने संजना पर एक गहरी नजर डाली। खूबसूरत और जवान संजना को देख मेरी आंखों में एक अनोखी चमक जागी। इसे सब कुछ समझा दिया है ना? मैंने पूछा। जी मालिक। संजना मेरे घर काम करने आने लगी थी। उसे यहाँ पर काम करते हुए 10 दिन बीत गए थे। इस बीच उसने बड़ी मेहनत और लगन से मेरे घर का काम किया था और मेरी सुख सुविधा का बेहतर ख्याल रखा था। उसके इस बर्ताव से मैं बहुत खुश हुआ था। मैं संजना के साथ बड़ा ही कोमल और अपनापन बर्ताव करता था। सच तो यह था कि संजना की खूबसूरती और जवानी ने मेरे अंधे बदन में एक नई उमंग जगा दी थी और मुझे संजना के साथ मिलने से एक अजीब खुशी मिलती थी। एक दिन रात के तकरीबन 8 बजे थे। मैं अपने बेडरूम में पलंग पर बैठा था। संजना घुटने के बल झुकी मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। ऐसे में उसकी भारी और गोरी छाती का ज्यादातर भाग उसके ब्लाउज से बाहर झांक रहा था। मेरी निगाहें रह रहकर उसके इन कयामाती उभार की ओर उठ जाया करती थी और जब भी ऐसा होता मेरे तन बदन में एक हलचल सी मच जाती थी। संजना कहने को तो काम कर रही थी पर उसका पूरा ध्यान मेरी हरकतों पर था। मेरी नजरों का भाव समझकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह जल्द ही मुझको अपने सीने में उतार लेगी और ऐसा होते ही अपना उल्लू सीधा कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी। संजना सफाई का काम कर खड़ी हुई और ऐसा होते ही मेरी नजरों से वह नजारा गायब हो गया। इसके बावजूद मेरे बदन में जो कामुकता की आग भड़की थी उसने मुझे हिला दिया था। मैं पलंग से उतरा,
फिर आगे बढ़कर संजना को अपनी बाहों में भर लिया। मेरी हरकत से संजना चौंकी, फिर बाहों में कसम साते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं साहब? संजना, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मैं जोश से भरी आवाज में बोला। तुम्हारी इस खूबसूरती ने मेरे तन बदन में आग लगा दी है। तुमसे लिपटकर मैं अपने तन की इसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर यह गलत है। कुछ गलत नहीं, मैं उसे बुरी तरह सहलाते हुए बोला। मन ही मन मुस्कुराती संजना कुछ देर तक मेरी बाहों से छूटने का नाटक करती रही, फिर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। ऐसा होते ही मैंने उसे उठाकर पलंग पर डाला, फिर उस पर सवार हो गया। भावनाओं का तूफान जब गुजर गया तो संजना रोते हुए बोली, ये आपने क्या किया? मुझे तो बर्बाद कर दिया। पल भर तक तो मेरे मुंह से आवाज ना निकली। फिर मैं शर्मिंदा होकर बोला, संजना, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने आपे में नहीं था। जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है। प्लीज यह बात मालती को ना बताना। आपने तो मेरा सब कुछ लूट लिया और अब कह रहे हैं कि बुआ से यह बात मैं ना कहूं। मैं तुम्हें इसकी कीमत देने को तैयार हूं। कीमत? संजना ने गुस्से वाली निगाहों से मुझको देखा। बदले में मैंने तकिए के नीचे से चाबियां का गुच्छा निकाला, फिर कमरे में रखी अलमारी की ओर बढ़ गया। ऐसा होते ही संजना के होठों पर मुस्कान रेंग उठी, पर जैसे ही मैंने अलमारी खोली उसकी निगाहें उस पर जम गई। अलमारी बड़े नोटों और गहनों से भरी थी। मैं संजना के करीब आया और जबरदस्ती नोट की गड्डी उसके हाथ पर रखते हुए बोला, प्लीज मालती को कुछ ना बतलाना। संजना मुझे पल भर घूरती रही, फिर अपने कपड़े पहनने के बाद उन नोटों की गड्डी को ब्लाउज में रखते हुए कमरे से निकल गई। उस रात मैं पूरी रात ढंग से सो ना सका। मुझे यह बात परेशान करती रही कि कहीं संजना मेरी करतूत मालती को ना बतला दे। अगर ऐसा हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। पर दूसरे दिन मुझे तब हैरानी और खुशी का झटका लगा जब संजना हमेशा की तरह काम पर लौट आई। वह बिल्कुल सामान्य थी और उसे देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है। जब 4 दिन तक सब कुछ ठीक रहा तो छठे दिन रात को मैंने संजना को हिम्मत करके एक बार फिर अपनी बाहों में समेट लिया। यह क्या कर रहे हैं आप? संजना चौंकने का नाटक करते हुए बोली। आपने वादा किया था कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं क्या करूं संजना? मैं कांपती आवाज में बोला। तुम्हारे हुस्न और जवानी ने मुझे ऐसा पागल किया है कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूं। प्लीज मुझे रोको मत, मुझे मेरी प्यास बुझा लेने दो। संजना ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। अगले ही पल हम दोनों के बदन एक दूसरे से चिपक कर पलंग पर अटकलियां कर रहे थे। इस बार संजना भी पूरे जोश के साथ मेरा साथ दे रही थी। संजना ने चालाकी से मुझको अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था। जब उसे यकीन हो गया कि शिकारी पूरी तरह उसके जाल में फंस गया है तो एक रात उसने मेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और मेरी पूरी अलमारी खाली कर रफू चक्कर हो गई। मुझको जब सवेरे होश आया और मैंने अपनी अलमारी देखी तो सिर पीट लिया। इज्जत के डर से मैं पुलिस में भी इसकी शिकायत ना कर सका। दोस्तों, ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।